हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड चैप्टर हिस्ट्री को पढ़ेंगे और चैप्टर का नेम है द लाइव्स ऑफ द हंटर गैदरर्स। इसमें हम हंटर गैदरर्स की लाइफ के बारे में जानेंगे कि वो क्या करते थे, कैसे रहते थे। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ द अर्लीस्ट मैन ऑन द अर्थ लुक लाइक? क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो अर्लीस्ट ह्यूमन बींग्स हुआ करते थे वो किस तरह से दिखते हैं? Nobody knows for sure, but researchers and studies by experts shows that man evolved from apes. जो रिसर्चर्स हुआ करते थे उन्होंने जो स्टडी की उसके थ्रू हमें ये पता चलता है कि जो अर्लीस्ट ह्यूमन बींग्स हुआ करते थे वो एप्स की तरह लगते थे। देन ओवर 5 मिलियन ईयर्स अगो सम एप्स इन अफ्रीका लर्न टू वॉक अपराइट। और लगभग 5 मिलियन ईयर्स पहले अफ्रीका में जो एप्स हुआ करते थे उन्होंने सीधे खड़े होकर चलना सीख लिया। दिस वॉज अ लॉन्ग एंड ग्रेजुअल इवोल्यूशनरी प्रोसेस। और ऐसा होने में यानी कि एप से होमो सेपियंस बनने में बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लगा और ये प्रोसेस बहुत धीरे धीरे हुआ। इट टुक मिलियंस ऑफ ईयर्स बिफोर एप्स इवॉल्व इनटू द मॉडर्न ह्यूमंस ऑफ टुडे। और मिलियंस ईयर्स लगे ह्यूमन जो ह्यूमन है प्रेजेंट का उसको एप से बनने में, यानी कि एप से ह्यूमंस जो होमो सेपियंस बनने में काफ़ी साल लगे। द अर्लीस्ट पीपुल एंड देयर वे ऑफ लाइफ। जो पहले के लोग हुआ करते थे उनकी लाइफ कैसी हुआ करती थी। द हंटर गैदरर्स वर द अर्लीस्ट ह्यूमंस ऑन द अर्थ। ये प्रारंभिक मनुष्य हुआ करते थे पृथ्वी पर। दीज अर्ली ह्यूमंस हंटेड एनिमल्स एंड गैदर्ड वाइल्ड प्लांट्स फॉर फूड। ये ह्यूमन बींग्स करते क्या थे कि ये जानवरों का शिकार करते थे और जंगली पौधे जंगल से इकट्ठा करते थे, कंद मूल फल वगैरह ये सब वो खाते थे। Their lives were not very different from those of other animals. जैसे कि जानवर क्या करते थे, जानवर भी शिकार करते थे और जो मिलता था शिकार से वो खाते थे, वैसे ही ये अर्लीस्ट ह्यूमन बींग्स भी यही करते थे। They spent all day prowling about in jungles and swamps. ये सारा दिन जंगल में भटकते हुए, घूमते हुए और दलदलों में घूमते हुए बिताते थे। Protecting themselves from अदर बीस्ट एंड सर्चिंग फॉर फूड। ये जंगली जानवरों से अपनी रक्षा करते थे और अपने भोजन की तलाश में रहते थे। लाइफ कंसिस्टेड ऑफ कलेक्टिंग फ्रूट्स, सीड्स, नट्स, लीव्स, डिगिंग अप फ्रूट्स। ये करते क्या थे, इनका काम क्या होता था कि ये सिर्फ जो जंगल में फूल फल मिलते थे उनको कलेक्ट करते थे, जो बीज मिलते थे, पत्तियाँ मिलती थी उनको ये कलेक्ट करते थे। जो जड़ें खाई जाती हैं उनको ज़मीन से खुद कर निकालते थे, उनको खाते थे। ट्रैपिंग एनिमल्स एंड बर्ड्स फॉर फूड एंड किलिंग देम विद स्टोन टूल्स। ये पक्षी पकड़ते थे, बर्ड्स को पकड़ते थे, उनको मारते थे और जानवरों का भी, एनिमल्स को भी मारते थे और उनको मारने के लिए स्टोन टूल्स को यूज़ करते थे। इस टाइम पीरियड में स्टोन टूल्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए जाते थे। दे हैड टू टेक वट एवर नेचर ऑफर देम। जो भी उनको नेचर से मिलता था वो उसको अपने लिए यूज़ करते थे। सिक्योरिंग फूड वॉज नॉट ईजी। ये अपने लिए फूड को स्टोर करके बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं रख सकते थे क्योंकि ख़राब हो जाता था। दे हैड टू बी वेरी अलर्ट, क्विक एंड स्ट्रॉन्ग। और ये जंगलों में रहते थे इसलिए जंगली जानवरों से अपनी रक्षा करने के लिए इन्हें हमेशा अलर्ट रहना पड़ता था कि कहीं से कोई जानवर इन पर अटैक ना कर दे। इसलिए gradually they learned to distinguish which berries were poisonous, which parts of the plants were eatable. अब ये जंगलों में इतने सालों से रह रहे थे तो इसलिए इन्हें ये पता हो गया था कि कौन सी बेरीज खानी चाहिए, कौन सी खाने लायक है, कौन सी पॉइजनस है जिसको खाने से हम मर भी सकते हैं, और प्लांट का कौन सा पार्ट खाने लायक होता है और कौन सा नहीं। विच एनिमल्स वर ईजी टू किल। इन्हें ये भी पता हो गया था धीरे धीरे कि कौन से जानवर जिनको हम आसानी से मार सकते थे। एंड हाउ टू कैच फिश इन द रिवर। और रिवर में मछलियाँ कैसे पकड़ते हैं, ये सब इन्होंने इतने सालों में जंगल में घूमते घूमते सीख लिया था। दे लर्न टू यूज टेल साइंस सच एज फुटप्रिंट्स एंड ब्रोकन ब्रांचेस टू हंट डाउन एनिमल्स। इन्होंने पेड़ की शाखाओं से जानवरों को शिकार करना सीखा और जो फुटप्रिंट्स होते हैं उनको भी रिकॉग्नाइज करना, उनको भी पहचानना सीखा। दे स्टडीड द लैंड एंड लर्न वेयर एनिमल्स वुड गैदर और टेक शेल्टर। इन्होंने ये भी सीखा कि कहाँ पर जानवर रुककर आराम कर सकते हैं और कहाँ पर जानवर इकट्ठा हो सकते हैं, क्योंकि ये शिकार करते थे इसलिए इन्हें जानवरों के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी भी हो चुकी थी। ऑल्सो दे लर्न दैट बीज मेड हनी विच वॉज स्वीट। ये भी इन्हें पता हो गया था जंगल में रहते रहते कि जो बीज होती हैं वो हनी बनाती हैं और हनी जिसका टेस्ट स्वीट होता है। दे कुड नॉट स्टॉक फूड। वो फूड को स्टोर करके नहीं रख सकते थे। सो दियर फूड ऑप्टेनिंग एक्टिविटीज़ केम टू अ हाल्ट व्हेन दे हैड इनफ। इसलिए जब उनके पास पर्याप्त मात्रा में भोजन हो जाता था तब वो कुछ दिनों के लिए अपनी
फूड कलेक्टिंग एक्टिविटीज़ को रोक देते थे। हिस्ट्री रिव्यूल्स में क्या दिया गया है, द लाइफ स्पैन ऑफ अर्ली ह्यूमंस वो शॉर्ट, जो पहले के ह्यूमन बींग्स हुआ करते थे उनकी जो उम्र होती थी वो कम होती थी। मोस्ट पेरिस बिफोर 35 ईयर्स ऑफ एज, और बहुत सारे लोग जो हैं वो 35 साल तक ही जी पाते थे। और इसका रीज़न क्या था, द प्रोबेबली कॉज कुड बी कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस और डिसीजेस, यानी कि इस जो लाइफ स्पैन है इतना कम होने का रीज़न था कि उस समय की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस थी वो बहुत ज़्यादा कोल्ड थी, और इन्हें कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन से बचने का कोई तरीका भी नहीं पता था। और डिसीज़ यानी कि जो बीमारियां महामारियां हुआ करती थी उनकी वजह से भी इनकी उम्र यानी कि जल्दी उम्र में लोग मर जाया करते थे। द हंटर गैदरर्स वर नोमैड्स मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। जो हंटर गैदरर्स होते थे वो नोमैड्स कहलाते थे, और वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते थे। नोमैड्स क्या होते हैं, नोमैड्स ऐसे लोग होते हैं जो कि ग्रुप में रहते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पर अपने सामान के साथ, अपने जानवरों के साथ ट्रैवल करते रहते थे। उनके ट्रैवल करने के रीजंस क्या हुआ करते थे, their movement depended on the availability of water in the rivers. When the seasonal rivers dried up, they moved to places where lakes or perennial rivers existed. वो पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह तक जाते थे, और जहाँ अगर जो सीजनल रिवर्स है अगर वो सूख जाती थी तो वो दूसरी जगहों पर जाते थे जहाँ पर पेरेनियल रिवर्स होती हैं। सीजनल रिवर्स का मतलब होता है जिनमें एक पर्टिकुलर सीजन में ही पानी होता है, पूरे साल भर पानी उन रिवर्स में नहीं होता है। और पेरेनियल रिवर्स वो रिवर्स होती हैं जिनमें हमेशा पानी होता है। इफ़ दे डिड नॉट मूव, अगर वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते थे, द प्लांट्स एंड एनिमल्स रिसोर्सेज वुड फिनिश ऑफ इन दैट प्लेस। तो एक ही जगह पर रहते रहते वो सारे प्लांट्स और जो फूड हुआ करता था वो एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाता था, और उनके खाने के लिए उस जगह पर कुछ बचता नहीं था, इसलिए भी उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। दस दे हैड टू मूव टू अदर प्लेस इन सर्च ऑफ फूड, इसलिए उन्हें भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। दे मूव्ड अकॉर्डिंग टू द सीजनल अवेलेबिलिटी ऑफ प्लांट बेरिंग फ्रूट्स, और इस तरह से जो जैसे कुछ प्लांट्स होते हैं जिनमें एक स्पेसिफिक सीज़न में ही फ्रूट आते हैं, तो इसलिए भी वो लोग एक जगह से दूसरी जगह पर सीजनल मूवमेंट भी किया करते थे। एनिमल मूव्ड इन सर्च ऑफ प्रे, सो ह्यूमंस हैड टू फॉलो देम टू हंट देम फॉर फूड। जैसे कि जानवर होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर अपने शिकार के लिए घूमते रहते हैं, तो ये लोग भी जानवर खाते थे जानवरों का शिकार करके, तो ये लोग भी जानवरों के पीछे पीछे एक जगह से दूसरी जगह पर मूव किया करते थे। अब इस चैप्टर में ये बताया गया था पहले कि ये जो भी टूल्स यूज़ करते थे वो ज़्यादातर स्टोन्स के बने हुए होते थे, इसलिए हम इस टाइम पीरियड को, इस एज को स्टोन एज भी कहते हैं। स्टोन एज को भी कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। डाउन द एजेस में देखते हैं, इन द टाइम पीरियड वी आर स्टडिंग अबाउट अर्ली ह्यूमंस मेड टूल्स मेनली आउट ऑफ स्टोन। हम अर्ली टाइम पीरियड में जो भी टूल्स ह्यूमंस के बनाए हुए पढ़ते हैं कि वो ज़्यादातर स्टोन के बने हुए होते थे। दस इट इज़ कॉल्ड पैलियोलिथिक एज, इसलिए हम इसे पैलियोलिथिक एज कहते हैं। पैलियो मीन्स होता है ओल्ड, और लिथिक मीन्स होता है, लिथोस मीन्स होता है स्टोन, मतलब कि ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं हम पैलियोलिथिक एज को। It was a prehistoric time and extends from 2 lakh to 12,000 BCE। ये prehistoric time का मतलब कि ऐसा टाइम था जिसका रिटन रिकॉर्ड बहुत ही रेयर मिलता है या फिर ना ही मिलता है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन पास्ट, और ये ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे लंबा टाइम पीरियड माना जाता है। इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू, जो पैलियोलिथिक एज है जिसे हम ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं, उसको कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज एंड अपर पैलियोलिथिक एज। मैनी पैलियोलिथिक साइट्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन इंडिया, और इंडिया में कई पैलियोलिथिक साइट्स मिलती हैं जिसपे वहाँ उस टाइम के जो एविडेंस मिलते हैं या स्टोन टूल्स मिलते हैं, जिनको स्टडी करके जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो टूल्स मिले हैं वो पैलियोलिथिक टाइम पीरियड के हैं। और वो साइट्स कौन कौन सी हैं इंडिया में? छोटा नागपुर, प्लेट्यू इन झारखंड में छोटा नागपुर प्लेट्यू है, यहाँ पर भी पैलियोलिथिक टाइम पीरियड के कुछ एविडेंस मिले हैं। थार रीजन जो कि राजस्थान में है, विंध्यास
और राजमहल हिल्स ये यहाँ, एंड द भीमबेटका केव्स। भीमबेटका केव्स बहुत ही फेमस हैं मध्य प्रदेश में, ये केव पेंटिंग्स के लिए भी बहुत ही पॉपुलर है। अब स्टोन एज की बात करते हैं कि यानी कि जब बहुत ज़्यादा जो अर्ली ह्यूमंस थे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में स्टोन टूल्स को यूज़ करते थे, तो एक्सेस में स्टोन टूल्स को यूज़ करने की वजह से हम इस टाइम पीरियड को स्टोन एज कहते हैं। स्टोन एज को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पैलियोलिथिक एज, पैलियोलिथिक एज को हम ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं, जैसा कि अभी आपने पढ़ा। और ओल्ड स्टोन एज यानी पैलियोलिथिक एज में सबसे मेन जो हुआ था वर्क वो था डिस्कवरी ऑफ फायर, यानी कि आग की खोज हुई थी पैलियोलिथिक एज में। देन आता है मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज को हम मिडिल स्टोन एज भी कहते हैं। और इस टाइम पीरियड में क्या हुआ था मेन वर्क, डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स और रॉक पेंटिंग, ये कुछ मेन वर्क हुए थे इस टाइम पीरियड में। देन आता है आपका न्यूलिथिक एज। न्यूलिथिक एज को हम न्यू स्टोन एज भी कहते हैं। और इसमें क्या हुआ था, इसमें जो ह्यूमन बींग्स हुआ करते थे यानी कि जो अर्लीस्ट ह्यूमंस हुआ करते थे उन्होंने फार्मिंग करना शुरू किया था। अभी आप मैप देख रहे हैं, मैप में कुछ आपको न्यूलिथिक साइट्स दी गई हैं, कुछ पैलियोलिथिक साइट्स दी गई हैं। उनमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं वो हैं भीमबेटका हो गया, आपका हंसगी हो गया, कुरनूल केव्स हो गया, और ये पाकिस्तान में मेहरगढ़ हो गया, कश्मीर में बुरजूम हो गया, और ये आपका इधर नॉर्थ ईस्ट में पड़ जाता है दाऊदली हेडी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके न्यूलिथिक और पैलियोलिथिक साइट्स हैं। फिर बात करते हैं पैलियोलिथिक एज के बाद मेसोलिथिक पीरियड की। मेसोलिथिक पीरियड एक्सटेंड्स फ्रॉम 12,000 BC टू 10,000 BC। जो मेसोलिथिक पीरियड रहा है वो 12,000 से लेकर 10,000 BC तक रहा है। वेरी स्मॉल टूल्स कॉल्ड माइक्रोलिथ्स वर मेड ड्यूरिंग दिस पेपर। माइक्रोलिथ्स क्या होते हैं, जो कि बहुत छोटे छोटे टूल्स होते हैं स्टोन के, उनको हम माइक्रोलिथ्स कहते हैं। और ये इसी टाइम पीरियड में यानी कि मेसोलिथिक पीरियड में बनाए गए थे, इसीलिए इनका नाम पड़ा। दे वर शार्प एंड प्रोबेबली यूज टू मेक्स स्पेयर हेड्स। जो ये टूल्स बनाए जाते थे माइक्रोलिथ्स होते थे, ये बहुत ही ज़्यादा शार्प होते थे, बहुत नुकीले होते थे। और इनका ज़्यादातर यूज़ क्या बनाने में होता था, स्पेयर हेड्स यानी कि जो भाले का आगे का जो नुकीला पोर्शन होता है, एरो हेड्स जो एरो में आगे शार्पेन पार्ट होता है, सिकल हसिया होता है, डैगर जो कटार होती है, ये सब बनाने में इन टूल्स को ज़्यादातर यूज़ करते थे। माइक्रोलिथ्स हैव बीन फाउंड नियर नर्मदा एंड ताप्ती रिवर। जो माइक्रोलिथ्स होते थे, जो स्मॉल टूल्स होते थे, वो ज़्यादातर नर्मदा और ताप्ती रिवर्स के किनारे मिलते थे। पहले ही बताया जा चुका है कि ये लोग जो हैं वो वाटर रिसोर्सेज के पास रहते थे, जिससे इनकी जो भी वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जो भी नीड्स हैं, वो फुलफिल होती रहें। ह्यूमन्स ऑल्सो लर्न टू मेक हुक्स एंड ट्रैप्स टू कैच फिश एंड कैनोज फ्रॉम ट्रीज। जो ह्यूमन्स हुआ करते थे अर्लीस्ट ह्यूमन्स, उन्होंने हुक और ट्रैप बनाना सीखा जिससे कि मछली पकड़ सके, और कैनोज बनाने के लिए उन्होंने ट्री से लीव्स वगैरह की हेल्प ली। द न्यूलिथिक एज। अब मेसोलिथिक पीरियड के बाद आता है न्यूलिथिक पीरियड। न्यूलिथिक पीरियड जो कि बिगिनस फ्रॉम 10,000 BC, जो 10,000 BC से स्टार्ट होता है। इन दिस स्टेज ह्यूमन बींग्स बिगैन फार्मिंग। जो न्यूलिथिक पीरियड है, इसमें जो मेन पर्पस रहा है, जो मेन वर्क हुआ है, वो है कि इस टाइम पीरियड में फार्मिंग स्टार्ट हुई।